Hello everyone, I am Tufail Bhatt and today I am going to talk on a very important topic for NEET students, 11th and 10th students and for other students as well. जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। और आज हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसी के बारे में आज हम यहाँ पे पूरी डिटेल में इसको समझेंगे और इजी वे में हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी जगह हम इसमें से जितने भी आंसर्स हैं वो दे पाएँ। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है ये रेस्पिरेशन? हमारी बॉडी में या हर किसी लिविंग थिंग में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, बैक्टीरिया से लेके प्लांट्स और एनिमल्स तक, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, दोनों में रेस्पिरेशन होती है। एंड रेस्पिरेशन इज़ एम्फीबॉलिक पाथवे, यानी कि ये कैटाबॉलिक पाथवे भी है और ये एक एनाबॉलिक पाथवे भी है। यानी इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन भी होती है एंड एनाबॉलिक रिएक्शन भी होती है एंड दोनों रिएक्शंस को हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। एंड दिस प्रोसेस इज़ एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस जो हमारी सेल्स में होती है और इसी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होता है और उसी की वजह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं उनकी जो स्टेम प्रोसेस है, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन है एक लाइफ प्रोसेस, उसी तरह एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन। एंड आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो क्या है रेस्पिरेशन? पहली हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब ये एक कैटाबॉलिक पाथवे भी है, कैटाबॉलिक रिएक्शन भी होती है, प्लस इसमें एनाबॉलिक रिएक्शन भी होती है। ठीक है ना, एक एनाबॉलिक पाथवे भी है। यानी कि इसमें कैटाबॉलिक किसको बोलते हैं हम? जिसमें फूड ब्रेक होगा और निकलेगा एनर्जी, तो वो रेस्पिरेशन है। तो हाउ इट इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस? इसमें कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जस्ट लाइक पायरुवेट, आप नाम सुनोगे इसमें, या पायरुविक एसिड। इसमें आप एसिटाइल कोएंजाइम ए नाम सुनोगे। उन दोनों से फैटी एसिड्स, ठीक है ना, प्रोटीन्स बनते हैं। जिसमें हम कोई चीज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं हम एनाबॉलिक प्रोसेस, मीन्स कंस्ट्रक्टिव पाथवे है ये। इससे प्रोटीन्स बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं फ्रॉम पायरुवेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो इसी रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं। सो यहाँ पे क्या है, कैटाबॉलिक पाथवे क्यों बोलते हैं इसको? इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है इसमें, ठीक है ना। एंड एनाबॉलिक पाथवे क्या है, जो इसमें दो चीज़ बनते हैं दैट्स कॉल्ड एसिटाइल को ए, और इसी में निकलता है पहले दैट्स कॉल्ड पायरुवेट, ठीक है ना। उन दोनों से एसिटाइल को एंड पायरुवेट से बनता है, ठीक है ना, एसिटाइल को एंड पायरुवेट से बनता है फैटी एसिड्स, ठीक है ना, प्रोटीन्स बनते हैं, क्लियर, प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये बन गया एनाबॉलिक पाथवे। तो इसी तरह हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव पाथवे है। कंस्ट्रक्टिव पाथवे, कोई ना कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट होती है, कोई ना कोई चीज़ बन रही है। क्या बन रही है? फैटी एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, ये आप याद रखेंगे, उसको हम बोलेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो फैटी एसिड्स से फैट बनाता है, इससे फैट्स भी बनते हैं, प्रोटीन्स भी बनते हैं, उसका नाम है इंसुलिन। हमारे पास एक ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया कराता है, यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को डिक्रीज कराता है। एंड इसके अपोजिट एंटागोनास्टिक खिलता है ग्लूकागन, एक हार्मोन, वो भी उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना। एंड दोनों को रिलीज करता है पेनक्रियाज, एंड इंसुलिन को रिलीज करता है पेनक्रियाज में एक जगह है दैट्स कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो एंडोक्राइन एक्टिविटीज दर्शाता है। एंड उसमें से एक सेल है दैट्स कॉल्ड बीटा सेल, वो इंसुलिन को रिलीज करता है। एंड इंसुलिन क्या काम करता है, वो हमारी बॉडी में जो भी एक्सेस शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, उसको कन्वर्ट करता है या तो ग्लाइकोजन में, ठीक है ना, जो रिजर्व फूड होता है एनिमल्स में, या तो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू फैटी एसिड्स, उससे फैट बनाएगा और एडिपोस टिश्यूज़ में, ठीक है ना, स्टोर करेगा, या तो प्रोटीन्स बनाएगा। कि इंसुलिन की प्रेजेंस में याद रखना फैट नहीं टूटता है, क्योंकि वहाँ पे एक एंजाइम होता है दैट्स कॉल्ड
हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक एंजाइम है जो फैट को तोड़ता है, बट इंसुलिन की प्रेजेंस में वो काम नहीं करता है, वो ब्रेक डाउन ऑफ फैट नहीं करता है, ठीक है ना। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। रेस्पिरेशन आपने देखा ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे है, मींस इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है और रिलीज होता है एनर्जी, ठीक है ना। इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है और रिलीज क्या होगा, एनर्जी। ओके, एनर्जी किस फॉर्म में होगा, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, प्लस क्या होगा, वाटर निकलेगा, प्लस क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वही प्रोसेस है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है हमारी बॉडी की सेल से। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है हमारी सेल्स के लिए, अगर वो एक्यूमुलेट हो गया उससे हमारी सेल की डेथ भी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो एनाबॉलिक पाथवे, क्योंकि कोई चीज़ बन रहा है, क्या बन रहा है, फैटी एसिड बन रहे हैं, प्रोटीन्स बनते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। रेस्पिरेशन की साइट कहाँ पे होती है, साइट जो रेस्पिरेशन की होती है, यानी कि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है, पहले आपको याद रखना है, ये सेल्स में होगी। सेल्स में किस जगह, साइटोप्लाज्म में। ओके, साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पावर हाउस ऑफ सेल जिसको बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कराता है। एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि सेल के अंदर होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है दैट्स कॉल्ड मेसोसोम्स, उसका काम है डीएनए डुप्लीकेशन का, ठीक ना, सेल वॉल सिंथेसिस का बैक्टीरिया में, उसी का काम है पावर हाउस यानी कि एटीपी को बनाना, वो रेस्पिरेशन का काम करता है, नाम है उसका मेसोसोम। और ये जो मेसोसोम होते हैं वहाँ पर बैक्टीरियल सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो इनफोल्ड करते हैं, कुछ वेसिकल्स बनाते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, कुछ लैमेलेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको कलेक्टली बोलते हैं हम मेसोसोम्स। और वो मेसोसोम्स का काम क्या है, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया या इन प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेसोसोम का काम है रेस्पिरेशन का, और हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म का काम है रेस्पिरेशन में। तो टोटल अगर हम बात करेंगे, सेल में रेस्पिरेशन होती है दैट्स कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, और किस जगह पे, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं हम ग्राउंड ऑफ सेल, जहाँ पे हर कोई सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल या एटीपी बैटरीज, एटीपी फैक्ट्रीज ऑफ सेल, है कि नहीं, तो वहाँ पे एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और बैक्टीरिया में अगर हम देखेंगे, जो नीट 2025 नीट में क्वेश्चन आया था कि मेसोसोम में रेस्पिरेशन होती है कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में, ये नीट 2025 में आया था। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या हैं, दो टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के, इंपॉर्टेंट दो टाइप्स हैं रेस्पिरेशन की। तो एक को हम बोलेंगे एरोबिक, दूसरा जो टाइप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एरोबिक respiration. Now what is aerobic respiration, what is anaerobic respiration, ये सबको पता है। जो aerobic respiration है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। एंड नाउ व्हाट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा O2 वो या तो एब्सेंट होगा या तो कम होगा, मीन्स लेक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, या तो कम होगा या तो एब्सेंट होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। कितनी एनर्जी निकलती है, ओवरऑल एस्टिमेट है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि 36 से लेके 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, बट एक्चुअल ये आप नीट के लिए याद रखते हैं। बट अगर हम एक्चुअल देखेंगे वो होता है 30 to 32 एटीपी, वो हम बाद में बात करेंगे कैसे। यहाँ पे वेरी लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, वेरी लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। कितना, लगभग 2 एटीपी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ओके, दोनों को याद रखना है आपको। बट इसके साइड के बारे में देखेंगे, ये कहाँ पे होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, सुनेंगे आप, ये साइटोप्लाज्म में भी होती है, प्लस ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में भी, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। एंड ये कहाँ पे है, इसका साइड जो है, ठीक है ना, एनारोबिक का, वो है बेटा साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब हमने ये भी पढ़ा, साइटोप्लाज्म में भी होता है। नाउ ये एंड ओवरऑल जब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। एंड एनाएरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस या कम, यानी कि लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशंस होंगी तो उस टाइम होता है, जस्ट लाइक इन मसल सेल्स। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ओवरऑल
36 से लेके 38 एटीपी निकलते हैं एंड वहाँ पे निकलते हैं 2 एटीपी एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एंड अगर हम एक्चुअल देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में 30 to 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, बट फॉर नीट यू हैव टू रिमेंबर दिस 36 से लेके 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। बट अगर हम देखेंगे इसकी साइट ये कहाँ पे होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि साइट और सीट कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ के एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या निकलते हैं, एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या निकलते हैं, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम एंड प्रोडक्ट्स। फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, निकलेगा एटीपी, दूसरा निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा निकलेगा वाटर। नाउ एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे। एंड प्रोडक्ट्स वो आपको याद रखना है, आप याद रखेंगे यहाँ तो निकलेगा अल्कोहल मीन्स एथेनॉल, इथेनॉल, ओके, इथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं हम, लैक्टिक एसिड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, कि एटीपी भी निकलता है, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, वो भी याद रखेंगे आप। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे निकलेगा इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं दो, यानी कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स, ऐसे कुछ कंपाउंड्स जो रेस्पिरेशन में एंटर करेंगे, जिनसे एनर्जी निकलेगी, वो दो होते हैं। इधर या तो वो ग्लूकोज होगा या तो वो फ्रक्टोज होगा, ओके, फ्रक्टोज होता है, दोनों शुगर्स हैं, दोनों को हम बोलते हैं ये शुगर्स है, ओके, दोनों से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट ओवरऑल हम लेते हैं यहाँ से कि हम ग्लूकोज को लेते हैं एज ए मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट्स कॉल्ड ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है ये क्या है, ये एक मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, ओके, जिसका केमिकल फार्मूला अगर हम देखेंगे वो है C6H12O6, ये है इसका केमिकल फार्मूला, ओके। तो सिंपली मैं बोलेंगे बॉडी शुगर, बॉडी फ्यूल, या बोलते हैं हम इसका दूसरा नाम हेक्सोज भी, क्योंकि इसके पास 6 कार्बन है, या बोलते हैं डेक्सट्रोज भी, ओके। तो ओवरऑल यहाँ हम बोलेंगे ब्लड शुगर, क्योंकि ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे ग्लूकोज का, इसके पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, छठा कार्बन, 6 कार्बन, और ऊपर से लगा हुआ होता है एक ग्रुप दैट्स कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप, और नीचे से आपको चेक करना है दैट्स कॉल्ड CH2OH, ओके। 6 कार्बन है, 6 कार्बन की चेन है, तो OH रखना है, यहाँ से आपको हाइड्रोजन रखना है, OH OH OH, और यहाँ से आपको हाइड्रोजन रखना है, यहाँ से होगा OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यहाँ से होगा H, यहाँ से होगा H, यहाँ से होगा H। तो ये ओवरऑल है आपका डी ग्लूकोज, ये है आपका डी ग्लूकोज। नाउ दिस इज डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं इसको। ग्लूकोज के 2 एनिंशोमर्स हैं, 2 मिरर इमेजेस हैं अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। एक तो है डी ग्लूकोज, ओके, ठीक है ना, दूसरा है एल ग्लूकोज। मोस्टली नेचर में जो एविडेंट ग्लूकोज हैं जिससे हम ज़्यादा यानी कि बॉडी में लेते हैं, दैट्स कॉल्ड डी ग्लूकोज। ये था इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर था, ठीक। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में आपने देखा कि 6 कार्बन है, ठीक है ना, और कार्बन में 5 आपको याद रखने हैं, इसमें हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, क्लियर हुआ, एंड 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स लगे हैं, OH अल्कोहलिक ग्रुप 1 2 3 4 एंड 5 को याद रखना है आपको कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या होना है, ग्लूकोज होगा ब्रेक डाउन। ग्लूकोज जब आएगा कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज आएगा साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। जब ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में आएगा तो आप ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इनटू एक चीज़ में, दैट्स कॉल्ड पायरुवेट। पायरुवेट, लेकिन कितने पायरुवेट निकलते हैं आमतौर पे, याद रखेंगे आप, 2 पायरुवेट निकलते हैं। तो अगर हम दूसरा बोलते हैं पायरुविक एसिड भी, पायरुविक एसिड, ठीक होता, ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O COO। अगर हम देखेंगे H तब बनेगा ये पायरुविक एसिड, चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, तो पायरुविक एसिड। अब जो ये पायरुविक एसिड है, कितने पायरुविक एसिड बन गए, 2, कि जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है या पायरुवेट बनता है, ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, एंड ये किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। एंड जो ग्लाइकोलिसिस है ये 10 स्टेप वाली प्रोसेस है, इसमें 10 रिएक्शंस होती हैं, एंड इसको हम बोलते हैं, इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, पूरी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। एंड इसमें ओवरऑल हम बोलते हैं इसको कि ऑक्सीजन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एंड ये
यानी कि आपको याद रखना है कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो कॉमन सेटअप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कॉमन रिएक्शन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको याद रखना है। कॉमन सेटअप है दोनों के लिए। ग्लूकोज से एक चीज़ बनता है दैट्स कॉल्ड पायरुवेट। कितने पायरुवेट बनते हैं? 2 पायरुवेट। एंड दैट टाइम जब ग्लूकोज टूटता है मीन्स ग्लाइकोलिसिस होती है इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। क्लियर हुआ? इसके बाद ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली चीज़, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, बिल्कुल एब्सेंट है, मगर किस सेल में? उसको बोलते हैं यीस्ट सेल। यीस्ट सेल में जब बनता है पहले ही इथेनॉल C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल बन रहा है, यानी कि शराब बन रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस निकलेगी क्या? प्लस निकलेगी एनर्जी। कितने ATP? 2 ATP। ये क्या निकली? एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन जब एब्सेंट है तो ये क्या है? ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको। इसी प्रोसेस के जरिए से विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटर्स हम अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है ना? और एक चीज़ हो सकता है कि जो ऑक्सीजन है वो कम है, देयर इज लेक ऑफ ऑक्सीजन, बट किन सेल्स में? मसल सेल्स में और बैक्टीरिया में भी। और जब मसल सेल्स में जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त भी हमारी बॉडी में देयर इज लीक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। यू नो दैट कि वहाँ पे एक प्रोटीन है दैट्स कॉल्ड मायोग्लोबिन। लेकिन उस टाइम जो ऑक्सीजन की किल्लत आती है, चूँकि बॉडी को हैवी एक्सरसाइज करना है, तो उस वक्त क्या आता है? हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स कैसे आते हैं? उस वक्त जब ऑक्सीजन कम होता है तो मसल सेल्स काम करते हैं, वहाँ से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। आपको पता है कि वहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं C3H6O3 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, प्लस लैक्टिक एसिड यहाँ बोलते हैं लैक्टेट, प्लस निकलेगा आपको एनर्जी। और वो एनर्जी भी कितनी होगी? बहुत ही कम होती है। दैट इज जो होती है लेस देन 7%, बहुत कम होती है। आएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो क्या होगा? एक रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी प्लस एनर्जी। बट यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी बहुत ज़्यादा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, लगभग 36 से लेके 38 ATP मीन सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और हमने यहाँ पे पूरा देखा कि जो रेस्पिरेशन है इसके 2 टाइप्स है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एनारोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है या कम है, लेक। तो यहाँ से हाई एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड लगभग 36 से लेकर 38 ATP मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे निकलती है बहुत ज़्यादा कम 2 ATP। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी साइट कहाँ पे होती है तो होती है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एनारोबिक होती है साइटोप्लाज्म में। एंड अगर हम और एक चीज़ देखेंगे एंड प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनते हैं? वो बनते हैं ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगा वाटर। यहाँ से भी निकलते हैं तो वो बनेगा इथेनॉल, यहाँ तो बनेगा लैक्टिक एसिड और ATP और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आता है जिससे जो ब्रेक होता है, ठीक है ना, जिसको हम फूड बोलते हैं, एक सिंपल शुगर होता है दैट्स कॉल्ड ग्लूकोज, वही इस रेस्पिरेशन की पाथवे में चला जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। जब ग्लूकोज ब्रेक होगा इनटू पायरुवेट, यानी कि 2 पायरुवेट निकलते हैं, एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है दैट्स कॉल्ड पायरुवेट, है ना, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। 10 स्टेप रिएक्शंस है इसमें, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा यू नो दैट एंजाइम्स लगते हैं। हेक्सोकाइनेस एक एंजाइम है जो पहला स्टेप है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। लास्ट पे पायरुवेट बनते हैं। कितने पायरुवेट बनते हैं? 2 पायरुवेट। एंड ये इंटर होते हैं, आपको याद रखना, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है किस सेल में? यीस्ट सेल से, वहाँ से निकलेगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP, शराब बनेगा। और अगर मसल सेल्स की बात करेंगे ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, वहाँ पे भी ऑक्सीजन कम होता है, देयर इज लेक ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बिल्कुल लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी, वही लैक्टिक एसिड हमारी मसल सेल्स में एक्यूमुलेट होगा जिससे क्रैम्प्स आ जाते हैं। उसके
बाद हम हॉट वाटर से बात कर सकते हैं तो उस वक्त क्रैम्प्स ठीक होते हैं। एंड ओवरऑल उसके बाद ये बैक्टीरिया में भी होता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है, दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन। उसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी होती है, और एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 36 से लेकर 38 ATP मॉलिक्यूल्स। तो दिस वाज ओवरऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बट व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वो हमें देखना है। रेस्पिरेशन के बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं। पहली जो स्टेप है दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बाद और एक प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड लिंक रिएक्शन। समझा गया आपको? दैट्स कॉल्ड गेटवे रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी उसको बोलते हैं। और उसके बाद और एक रिएक्शन होती है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। एंड क्रेब्स साइकिल जो सर हेनस क्रेब्स ने डिस्कवर थे तो 2 बार रन होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे। एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं, 5 एंजाइम्स काम करते हैं, और ओवरऑल लास्ट में ये बनता है 36 से लेकर 38 ATP मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अगर हम स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, इसमें जो पाथवे हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन को हम सीधे लिखेंगे रेस्पिरेटरी पाथवे लिख सकते हैं हम इसको, रेस्पिरेटरी पाथवे। दैट ग्लूकोज जो था, ठीक है ना, C6H12O6, ओके, ये हमने देखा कि मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इसी पे रेस्पिरेशन होगी और एनर्जी निकलेगी। मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसको हम बोलेंगे शुगर भी, ठीक है ना। होता क्या है, ग्लूकोज को एंटर करना है, ठीक है ना। इस ग्लूकोज को पहले एक पाथवे से गुजरना है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, नाउ व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही है कि ग्लूकोज का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू व्हाट, इससे क्या बनता है। ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है। 10 स्टेप प्रोसेस होती कहाँ पे है, इसका जो साइट है वो है साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फुल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसमें एक चीज़ बनता है दैट इज कॉल्ड अभी PYRU पायरुवेट बनता है। और कितने पायरुवेट बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, वो है 2 पायरुवेट यानी कि एक कंपाउंड है निकलते हैं। ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। पायरुवेट का दूसरा नाम पायरुविक एसिड भी होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। जो ये पायरुवेट है, पायरुवेट को अगर हम H हटाएंगे तो, ठीक है ना, तो CO माइनस रखेंगे तो बनेगा पायरुवेट, अगर COOH लगाएंगे तो बनेगा पायरुविक एसिड। मीन्स ग्लूकोज से जब पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनता है उस वाली प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहला जो स्टेप है you know that respiration का, that is glycolysis, and this step is common step होता है, common step होता है for aerobic and anaerobic respiration। कोई क्वेश्चन आएगा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक कॉमन स्टेप क्या है, तो आप मान के चलेंगे वो है ग्लाइकोलिसिस। एंड होता कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में। चाहे वो एरोबिक की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे एंड यूकैरियोट्स की बात करेंगे, दोनों में ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। एंड इसके बाद जो हमें इस वाले पोर्शन से ग्लाइकोलिसिस से कौन सा प्रोडक्ट बना, 2 पायरुवेट बने। कितने पायरुवेट बने, 2 पायरुवेट बने। जो लेकिन ग्लूकोज को आपको याद रखना है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, वो कितना होता है, वो होता है 180.16 ग्राम्स के बराबर। यानी कि हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल डाला कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में। हमने इसका ग्लाइकोलिसिस कराया, ब्रेक डाउन कराया, जो पहला स्टेप है किसका, रेस्पिरेशन का। देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में पहले हम 2 ATP खर्च करते हैं, कितने, उसको हम बोलेंगे 2 ATP यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसीलिए हम यील्ड करने के लिए बहुत सारी एनर्जी को यू नो दैट यील्ड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए पहले 2 ATP क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये आपको माइनस होगा। एंड ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स होते हैं, ओके, 10 प्रोसेस होते हैं, 10 रिएक्शंस होते हैं। तो क्या निकलता है वहाँ, तो NADH ये क्या है, ये भी एनर्जी करेंसी है। इसमें भी एक एंजाइम है, को एंजाइम है, ठीक है ना, 2 NADH, एक NADH से 3 ATP निकलते, 2 NADH से कितने ATP निकलेंगे, 6 ATP।
एंड व्हाट इज दिस NADH? ये कोएंजाइम है जो आपको ATP देता है, बट कहाँ पे? एक चेन है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लास्ट यू नो दैट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, वहाँ पे आपको ये देगा ATP, लेकिन 1 NADH से आपको मिलते हैं कितने ATP? 3 ATP। बट जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पे आपको 30 से लेकर 32 ATP निकलते हैं, बट नीट के लिए आप याद रखेंगे 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। असल में होता है 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP, ये आप याद भी रख सकते हैं। बट फॉर नीट 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। कितने निकलते हैं? 4 ATP। 4 ATP निकलते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको याद रखना है, ओवरऑल आपको याद रखें जब 4 ATP निकलते हैं, पहले आपने 2 ATP इस्तेमाल किए, माइनस करेंगे 2 ATP, तो नेट कितना होगा? 2 ATP। तो यही तो मैं बोल रहा था कि नेट ATP कितना होता है? 2 ATP निकलते हैं किस दौरान? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP निकलते हैं, जिसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP बोलते हैं इसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि 2 ATP निकलते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट होता है वो होते हैं 2 ATP, ठीक है ना। और NADH वहाँ पे अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो ATC पे चलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो ETC नहीं रन करेगा। जब ETC रन नहीं करेगा तो ये NADH ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये NADH क्या है? ये कोएंजाइम है, इसके अंदर एनर्जी है। तो एक NADH के अंदर 3 ATP हैं, तो 2 के अंदर कितना होगा? 6 ATP प्लस 2 ATP इज इक्वल टू टोटल कितने ATP मिल गया आपको? 8 ATP। तो आपको ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP लास्ट पे मिलेंगे? लास्ट पे कितने ATP मिलेंगे? लास्ट पे ETC पे आपको मिलेंगे 8 ATP। ये आपको मिलेगा कब? जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। इसके बाद पाइरूवेट अब और एक फेज से गुजरेगा, तो बनेगा 2 बनेंगे, वो भी 2 पाइरूवेट से 2 बनेंगे, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज होना है तो क्या बनेगा? 2 पाइरूवेट ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या बनेगा? 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बोलते हैं इसको, एसिटाइल कोएंजाइम A। पाइरूवेट है, ये होता है 3 कार्बन वाला। ये कितना होता है? 6 कार्बन वाला। ये कितना होता है? ये होता है 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हम बोलते हैं इसको गेटवे रिएक्शन, गेटवे या लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। इस दौरान क्या होता है आपको याद रखना है, यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा जो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस, एक एंजाइम है जो यहाँ पे काम करता है, जो इस पाइरूवेट को चेंज करेगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। एंड ये एक पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं यहाँ पे। यहाँ से मिलते हैं आपको 2 NADH। 2 NADH का मतलब कितने ATP होंगे? 6 ATP। यानी कि आपको वो 6 ATP अभी नहीं मिलेंगे, वो 6 ATP आपको मिलेंगे कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जब ये ऑक्सीडाइज होंगे। इसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये 2 है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। यहाँ पे होगी एक रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ओके, यहाँ पे एक रिएक्शन होगी दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, जो सर हेंस क्रेब्स ने डिस्कवर की थी। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल कितने क्रेब्स साइकिल चलेंगे? 2, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। 1937 में सर हेंस क्रेब्स ने, एक बायोकेमिस्ट थे, तो उसने डिस्कवर किया था क्रेब्स साइकिल, जिसको हम बोलते हैं TCA साइकिल भी, या बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको। क्रेब्स साइकिल में यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे कितने क्रेब्स साइकिल रन होते हैं? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पाइरूवेट बनेंगे। 2 पाइरूवेट जब जाएंगे, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की स्टेट में, तो बनेगा यहाँ पे एक स्टेप दैट इज कॉल्ड व्हाट? एसिटाइल कोएंजाइम है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल है वहाँ पर रन होगा। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पर रन होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसका साइट है, आता है क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इससे क्या बनता है? इससे आपको बनेगा NADH एक, और एक बनेगा NADH, और बनेगा FADH, और बनेगा NADH, और बनेगा GTP। क्लियर हुआ? तो यहाँ से भी होगा NADH, और बनेगा शाबाश NADH, और बनेगा FADH2, समझ आ गया? यहाँ से बनेगा NADH, और बनेगा GTP। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कितने NADH मिलते हैं, तो एक से बन गए कितने NADH?
1 2 3 NADH, 3 NADH, ठीक है ना। और क्या बन गए 1 FADH, और क्या बन गया 1 GTP। जब क्रेब्स साइकिल 2 बार होता है, 3 NADH का मतलब कितना होता है, जल्दी करेंगे आप। 3 NADH का मतलब होता है 9 ATP। 1 FADH, एक FADH में 2 ATP, असल में 1.5 होता है। और क्या होता है 1 ATP, 1 GTP। तो नाउ 2 कितने 11 और 12, यानी कि एक क्रेब्स साइकिल को आपको 12 ATP मिल गए। और यहाँ से भी आपको सेम, यानी कि 12 ATP। 12 ATP प्लस 12 ATP इक्वल टू 24 ATP। आपको मिल गई 24 ATP, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको लास्ट पे कितने ATP मिल गए 24। 24 प्लस 6 इक्वल टू 30, 30 प्लस इक्वल टू 38। तो आपको मिल गए कितने ATP 38। यहाँ पे आपको मिल गए टोटल कितने 38 ATP। तो कितने ATP मिलते हैं आपको 38। ये थ्योरेटिकल है, कितने ATP निकलते हैं जब कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होगा फ्रॉम द सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब जो ये क्रेब्स साइकिल है इसमें कितनी स्टेप्स हैं, इसमें 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप प्रोसेस है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्लियर हो गया। तो वो कौन सा कंपाउंड होता है जो क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है, दैट्स कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसको कौन सी रिएक्शन बनाती है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। लिंक रिएक्शन जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ती है, इसलिए उसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये जो टोटल ATP है अभी नहीं निकले। क्रेब्स साइकिल के बाद लास्ट वाला जो है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहाँ बोलते हैं, हाइड्रोजन चेन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वाज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप वाज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, थर्ड स्टेप वाज क्रेब्स साइकिल, तो फोर्थ स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इसकी जो लोकेशन है कहाँ पे होती है, के लिए 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, उनकी लोकेशन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आएगा। और इसमें जो एंजाइम्स काम करते हैं वो है 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करते हैं इसमें। और यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो NADH जो था जिसमें 3 ATP थे, FADH जो था जिसमें 2 ATP थे, और GTP जिसमें 1 ATP है, वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे, चूंकि वो कोएंजाइम थे वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे। उनका H यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर निकलेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन, और यहाँ पे खेल खेलेगा 5 एंजाइम्स। तो पहले 5 एंजाइम में जल्दी जल्दी हम नोट करेंगे। तो पहला एंजाइम है वो दैट्स कॉल्ड NADH डिहाइड्रोजिनेस, क्लियर हो। ये NADH को यू नो दैट NADH को ऑक्सीडाइज कराएगा, वहाँ से हाइड्रोजन को यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इट्स कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। मार्कर एंजाइम है किसका, जो किसके पीछे है FADH को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2। तो कॉम्प्लेक्स 2 को बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, जो नीट 2025 में क्वेश्चन आया था कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो है मार्कर एंजाइम है कहाँ पे, सबसे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और उसका जो मार्कर एंजाइम है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, वो ऑक्सीडेशन में काम करता है और ATP बनाता है, क्लियर हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नीट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 2। अब जो थर्ड वाला है दैट्स कॉल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ओके, यही वो साइटोक्रोम है, यही वो एंजाइम है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जब होती है उस वक्त ये ब्लॉक हो जाता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसको साइनाइड भी अटैक करते हैं। जो पॉइजन होता है ना वो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इसी साइटोक्रोम C यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को अटैक करता है और वहाँ से उसको यू नो दैट सप्रेस करता है, उसकी एक्टिविटी को रोकता है, वहाँ से ऑक्सीडेशन नहीं होती है जिसकी वजह से एनर्जी लिबरेट नहीं होती है एंड ओवरऑल ब्लॉक करता है साइटोक्रोम C एंजाइम को। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड पॉइजनिंग से जो ब्लॉक होता है और काम नहीं होता है, सेल अपना काम करना बंद करते, एनर्जी जब प्रोड्यूस नहीं होगी, रेस्पिरेशन टोटल नहीं होगी तो ओवरऑल सेल डेथ होता है, ठीक है। एंड लास्ट है दैट इज कॉल्ड यू नो दैट ATP सिंथेस, जिसको हम बोलेंगे F0 F1 पार्टिकल भी, ओके, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम भी, ओके, यही ATP बनाने में काम करता है।
ना ओवरऑल दीज आर द स्टेप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स थे, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ पे एक कॉमन सबस्ट्रेट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू नए एक कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड पायरुवेट। लेकिन कितने पायरुवेट निकलेंगे? 2, उसमें 3 कार्बन है, चूंकि 3 कार्बन इंटू 2 इज इक्वल टू 6 कार्बन, ठीक है ना। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। एंड ये 10 स्टेप प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा 10 एंजाइम्स लगते हैं, 10 रिएक्शंस होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकती हैं। दिस स्टेप इज कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब पायरुवेट बनता है, ठीक है ना, जिसका अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला है, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O COOH। अगर हम देखेंगे तो पायरुविक एसिड बन गया, H हटाएंगे तो COO नेगेटिव रखेंगे तो पायरुवेट बनेगा, ठीक है ना। ये पायरुवेट जो है 3 कार्बन वाला है। अब जो पायरुवेट है इसको क्या करना है? इसको एंटर करना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो वहाँ से एक रिएक्शन होगी, तो दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को जोड़ता है किसके साथ? क्रेब्स साइकिल के पास। तो पायरुवेट चेंज होता है इसकी वजह से एसिटाइल कोएंजाइम A में, ठीक है ना। और ओवरऑल फिर क्रेब्स साइकिल 2 रन करते हैं तो ओवरऑल 38 ATP मॉलिक्यूल्स बन गए। एंड फाइनली तब तक नहीं बनते हैं जब तक ना ये पूरे NADH FADH एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और उनको एक्सेप्ट करता है वहाँ पे ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहाँ पे, ठीक है ना। और याद रखेंगे आप, ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जहाँ पे 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। NADH डिहाइड्रोजिनेज, जो NADH को यू नो दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराएगा, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इंपॉर्टेंट है। FADH आपको इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इस पर काम करेगा। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है 3rd, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स है 4th कॉम्प्लेक्स, आपको याद रखना है। इसी तरह जो 4th कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4th साइटोक्रोम C, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 5 आपको याद रखना ATP सिंथेस। ओवरऑल इससे निकलते हैं बेटा फिर 38 ATP। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन स्टेप्स। ओके, दिस इज होल प्रोसेस नाउ, दिस इज होल प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी। ओके, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल।